स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना होगा। समझते हैं क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस, द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम। स्टूडेंट्स, चलिए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये तो इनका लैंग्वेज रहा। लेट अस सपोज कि कोई एक फ्रेम में बहुत सारे चार्जेज हैं। ये Q1 हो गया, यहाँ पर ये Q2 चार्ज हो गया, यहाँ पर ये Q3 चार्ज हो गया और यहाँ पर ये Q4 चार्ज हो गया। अब डियर एग्जैक्टली हमें करना क्या है कि हम लोगों को मान लो कि ये जो Q4 चार्ज है, इस Q4 चार्ज पर हमें नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करेंगे? सबसे पहले अब देखो, सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस चार्ज पर बाकी अलग अलग जो चार्जेस हैं वो इंडिविजुअली कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब मान लो कि ये जो Q1 चार्ज है, ये इसके ऊपर फोर्स लेट अस सपोज कि F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, मान लीजिए जो यहाँ से Q2 चार्ज है, यह इसके ऊपर F2 फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक। अब आप मान लीजिए कि ये जो Q3 चार्ज है, यह इस पर्टिकुलर Q4 चार्ज पर लेट अस सपोज कि समथिंग F3 फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब आप देखो, ये जो चार्ज Q4 है, इसके ऊपर उस फ्रेम के तीन अलग अलग चार्ज, तीन अलग अलग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बात हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये बात मैं क्यों अभी याद दिला रहा हूँ, उसका मतलब मैं भी आपको समझाता हूँ। फोर्स वेक्टर है। दूसरी बात, ये जो चार्ज Q4 है, इसके ऊपर तीन अलग अलग फोर्स एक्ट हो रहे हैं। अब अगर डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को इस चार्ज Q4 पर नेट फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे? एग्जैक्टली हम यहां से क्या लिखेंगे? अगर हमको लिखना हो कि नेट फोर्स ऑन चार्ज Q4, देखो ध्यान से, तो अगर मान लो कि नेट फोर्स अगर हम निकाल रहे हैं F नेट, तो ये जो F नेट होगा, ये इन सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। और डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर एक बात बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना कि अगर जैसे देखो कहा जाता है कि जैसे मान लो कि इस Q4 पर आपको फोर्स निकालना है इस Q2 की वजह से। मैं एक अलग तरह की बात डिस्कस कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर बहुत कंसंट्रेट होइएगा क्योंकि पॉइंट बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। मैं जो कह रहा हूँ सुनो, इस Q4 चार्ज पर इस Q2 के वजह से आपको क्या करना है? फोर्स निकालना है। देखिए, ये जो F2 है ना, F2 क्या है? F2 इज द फोर्स अप्लाइड बाय दिस Q2 ऑन Q4। अब आप समझने की कोशिश करो, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो F2 की वैल्यू है वो इस Q3 और Q1 की प्रेजेंस से प्रभावित नहीं होगा। मैं बस ये कह रहा हूं कि जो भी इंटरेक्शन फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, ये इनका पर्सनल मैटर है। मैटर में क्या कह रहा हूं कि अगर मान लो Q4 पर इस Q2 ने F2 फोर्स लगाया है, तो ये जो F2 फोर्स है, इसकी वैल्यू पर Q1 और Q3 या कुछ और भी चार्जेज हो, उनके प्रेजेंस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गया बात को? अगर यह Q1 Q2 नहीं होता तब भी एक Q2 F2 फोर्स अप्लाई करता। ये दोनों हैं तब भी F2 फोर्स ही अप्लाई कर रहा है। हाँ, एक अलग बात होगी कि भाई अगर ये दोनों आ गए तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग भी Q1 ने F1 फोर्स लगा दिया और Q3 ने F3 फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इस बात को भी यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। फाइनली क्या डिस्कशन निकला कि अगर किसी चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है तो पहले देख लो कि उस चार्ज पर बाकी जितने भी चार्जेज हैं वो कितने फोर्स लगा रहे हैं, तो उन सभी के द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ लिख लो और फिर लास्ट में सबका क्या करोगे? वेक्टर सम कर लोगे। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास 11th में इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हो। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम मेथड फॉर द वेक्टर एडिशन। लेकिन हम उसे यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में क्या करते हैं? रिवाइज कर देते हैं ताकि उसी के ऊपर हम लोग कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे।
आप एक बात समझो, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फोर्स है, ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। दूसरी बात को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए कि अगर कभी भी हमें फोर्स को ऐड करना होगा, रिजल्टेंट निकालना होगा, तो जिस तरीके से वेक्टर को ऐड करते हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब यहां पर मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझो। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है और वह कोई वेक्टर ए हो गया, यहां पर कोई दूसरा वेक्टर बी है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इन सारी चीजों को पढ़े हो कि मान लो इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है, या ऐसे कह सकते हो कि आपको इस वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट ये वेक्टर आर होता है, तो आप फाइनली इस वेक्टर आर को क्या लिखोगे? तो जो वेक्टर आर है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा डियर, ये इक्वल होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के। दूसरी बात समझ लीजिए, अगर हम ये पूछें कि यह एंगल क्या होना चाहिए, एंगल का मतलब कि जो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर हम इस चीज को निकालना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि tan अल्फा जो होगा, देखो किसके साथ एंगल निकाल रहे हो आप, एंगल वेक्टर ए के साथ निकाल रहे हो, तो जो दूसरा वाला वेक्टर है ना, आप उसको कंसीडर कर लो। तो क्या करोगे, आप लिखोगे बी साइन थीटा होल अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये वैल्यू आ गई tan अल्फा की। तो यहां से हम जो वेक्टर आर है उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। खैर मेनली हमें जरूरत उसके मैग्नीट्यूड की पड़ेगी, तो याद रखिएगा कि दो वेक्टर ए और बी हों और उनके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट मींस एडिशन है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उसके जो एडिशन के बाद जो आता है उसी को रिजल्टेंट कहते हैं। तो रिजल्टेंट जो होगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें कुछ स्पेशल केस है, एस्पेक्ट की आप सभी लोगों को इस सारे के सारे फॉर्मूला पहले से पता होंगे, फिर भी हम इसे रिवाइज करने के क्रम में इसको भी पढ़ा दिए और कुछ चीजें हम और क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लो कि ये पहला पॉइंट था, अब डियर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट का। मान लीजिए कि जो दो के दोनों वेक्टर्स हैं, कहा जाता है कि मान लो कि ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। अगर दो के दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाए, यह एक स्पेशल कंडीशन है इस वाले का। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो जाए तो आप क्या करोगे? देखो यहां पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 और डियर स्टूडेंट्स जो रिजल्टेंट होगा वो भी इधर ही आएगा। तो आप इस रिजल्टेंट को निकालोगे कैसे? ये रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0। फाइनली क्या लिखोगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। डियर आगे चलते हैं, क्या लिखा जाएगा? आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली जो रिजल्टेंट आएगा a प्लस बी आया। मेरे कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो? आप डायरेक्टली a प्लस बी कर दो, अब डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर लेंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका आंसर सही होगा। इस चीज को हम लोगों ने यहाँ से समझ लिया। ऐसे ही करना ही है, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गया तो सीधे क्या करोगे? a प्लस बी कर दोगे। अब हम चलते हैं तीसरे केस में स्टूडेंट्स। अगर मान लो कि जो वेक्टर a है और जो दूसरा वेक्टर b हो गया, बात को ध्यान से समझना। अगर एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, अगर यह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, इट मींस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 180। आप देख लीजिए रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 डिग्री। रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फाइनली r की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
ए हो जाएगी ए माइनस बी का स्क्वायर। एंड डियर यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा कि ये जो भी रिजल्टेंट है इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, ए माइनस बी आ रही है। आप क्या करेंगे, मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो दोनों के डिफरेंस के, दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा। बस ध्यान ये रखना कि जो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करना, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी किधर होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। मान लीजिए जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इट मीन्स जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, वो ए के अलोंग होगा। तो ये दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी बात ये होती है डियर कि अगर मान लो, नेक्स्ट थिंग है कि अगर मान लो कि दो के दोनों ही वेक्टर अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, अगर दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पे है, तो आप क्या करोगे। देखो अगर ये दो के दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं तो डियर एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना होगा, ये आप r ले लोगे और जो वेक्टर r होगा इसको कैसे करोगे। देखो यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना माना जाएगा, वो 90 डिग्री का होगा, और जो रिजल्टेंट होगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 90 हो गया। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कितनी हो गई, बी स्क्वायर हो गई। तो अगर दो के दोनों वेक्टर यहाँ पर परपेंडिकुलर थे तो जो रिजल्टेंट था वो कैसे निकला है, वो निकला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इंपॉर्टेंट बात है, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो मान लो कि अगर यह एंगल अल्फा है तो डियर यहाँ पर tan अल्फा कैसे लिखते हैं, सीधी सी बात है, ए के साथ एंगल ले रहे हो, आप बस एक चीज समझ लो, अगर ये बी है तो यहाँ पर ये भी एंगल क्या माना जाएगा, बी माना जाएगा, सॉरी ए बी साइड क्या माना जाएगा, बी माना जाएगा, ए बी वेक्टर बी माना जाएगा बेसिकली। और आप देखोगे कि tan अल्फा जो होगा वो बी अपॉन ए के बराबर होगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने 3 स्पेशल केस का डिस्कशन किया है। पहले देखो यहाँ पर जो जनरल केस है, जनरल केस डियर आपको यही यूज करना है कि दो वेक्टर ए और बी हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ही होगा। बट अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कह रहा था कि अगर दो के दोनों वेक्टर अगर एक डायरेक्शन में हो गए तो डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, रिजल्टेंट a प्लस बी। अगर दो के दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो रिजल्टेंट डायरेक्ट क्या ले सकते हो, a माइनस बी। और अगर दो के दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों यूज करने से क्या लाभ होगा, आपके बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो स्टेप बच जाएंगे और बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम इसको और आगे समझने की कोशिश करें तो डायरेक्ट अब हम लोग इसका जो है एप्लीकेशन करते हैं, हम लोग इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन को सीखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कूलॉम्स लॉ में इस तरह के चीज़ों का कैसे यूज करेंगे कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। स्टूडेंट्स हम लोग कूलॉम्स लॉ में क्या पढ़े थे कि अगर मान लो कि यहाँ पर कोई चार्ज Q1 है और यहाँ पर कोई चार्ज क्या है आपका Q2 है, तो इनके बीच में जो फोर्स की मैग्नीट्यूड आती थी, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। डायरेक्शन तो चार्ज का साइन डिसाइड करेगा जी। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो रिपल्सन, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन, एक अलग की बात हो गई है। अभी हम ये कहते हैं कि इनके बीच में जो फोर्स होता है ना उसकी वैल्यू होती है कि Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो अगर इनके बीच की दूरी r हुआ करती थी तो ये फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम इन दोनों के बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। हाँ कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये k क्या है, तो आप सब लोग देखो जानते हो बेसिकली ये k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और तीसरी बात ये होती है कि इसकी जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁻⁹ होता है इन SI सिस्टम में। ठीक है, तो उससे मुझे मैटर नहीं, मैटर है कि उतना बड़ा एक्सप्रेशन कौन लिखेगा बार बार, इसलिए हम लोग के से काम चला लेते हैं। बट फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप फाइनल आंसर लिखा करें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय तो लास्ट में इस के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जरूर लिख दिया करें। आते हैं प्रश्न पे। हमारा बात ये चल रही थी कि इनके बीच में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। अब जैसे एक चीज को ध्यान से समझना यहाँ पे,
देखो स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स है ना, दिस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक बात तो ये समझ लो, और एक रूल होता है हमारा कि अगर हम कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को निकाल रहे हो, कभी अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेशन आप कर रहे हो, तो वहां पर चार्ज का साइन कंसीडर नहीं किया जाता है। याद रखिएगा इस बात को, बस इस बात को यही ध्यान रखेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में बहुत सारी क्वांटिटीज आने वाली है और उसमें कुछ वेक्टर हैं, कुछ स्केलर हैं, तो इस चीज को हम फॉलो करेंगे। जो हम बात बताएं आपको, इस बात को फॉलो करना होगा हमें, कि अगर कभी वेक्टर क्वांटिटी निकालोगे तो वहां पे चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, चार्ज का साइन किस काम आएगा, तो वो काम आता है उस पार्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन बताने में। दूसरी बात पे आ जाते हैं, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी निकाल रहे हो तो वहां पर चार्ज के साइन को तुम्हें निश्चित रूप से क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा, क्योंकि वहां पर चार्ज का साइन ही वो फैक्टर है जो हमें बता सकता है कि किस पॉजिटिव या निगेटिव कौन से चार्ज के लिए हमने पार्टिकुलर किसी भी क्वांटिटी को कंसीडर किया हुआ है। खैर, ये तब की बात है, अभी की बात इतनी है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में डू नॉट टेक साइन ऑफ चार्ज। बस इस बात को समझ लो, डोंट टेक साइन ऑफ चार्ज। बस इतनी छोटी सी बात है, इसी को आप लोग अच्छे से समझ जाया करो कि डोंट टेक साइन ऑफ चार्ज। क्यों? क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फिर चार्ज का साइन किस काम आता है, तो चार्ज का साइन हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है डियर। इसके बाद जितनी भी पर्टिकुलर चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आवश्यकता है डियर इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। तो डियर जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इस पर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों को इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। अब देखो, जितनी भी हम लोग इंफॉर्मेशन अभी पढ़े हैं उन्हीं की सहायता से हम लोगों को इस सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। और याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए, चाहे जेई हो या आपका नीट हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझते हैं पहला पार्ट। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। देखो, इस पहले पार्ट को पकड़ते हैं, हमें इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस चार्ज पर कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से चार्ज हैं जो इस पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एक तो इसके ऊपर यह चार्ज है जो फोर्स अप्लाई करेगा, तो से इट F1, और यह चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा तो से इट F2। इसके इस साइड को दिया नहीं है, हमने कंसीडर हम लोगों को कर लेना है। मान लीजिए प्रत्येक साइड इसका ए का है और यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब जरा सोचिए, इस चार्ज के ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है। क्या करेंगे? तो हमने मान के रखा है कि ये जो आपके पास इसकी वजह से फोर्स क्या है, F1 है। तो देखो, दो चीजें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स अगर वेक्टर है तो जाहिर सी बात है इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा। तो पहले इस F1 का हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो डियर, F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, जरा समझिए कि पहला चार्ज स्मॉल क्यू, सेकेंड चार्ज कैपिटल क्यू एंड होल अपॉन, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, तो वो हो गई ए, तो अपॉन ए स्क्वायर। यह मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो गई उस फोर्स की जो इस स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में लग रहा है। दूसरी बात, डियर सेकंड थिंग पे हम आते हैं। सेकंड थिंग इज दिस कि उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अगेन बता दो, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी हमें कंसीडर करना होगा। अब देखो, यह इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। वाई? बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर, बिकॉज यहाँ पर दो के दोनों ही चार्ज क्या है, सॉरी, दो के दोनों चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव चार्ज में हमेशा क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो अब देखो, ये वाला चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हमें इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना होता तो ये चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स अप्लाई करता, तो वहां पर फिर हम ऐसे इधर लगा देते, बट यहाँ पे हमें इधर लगाना है, तो दैट्स व्हाई फोर्स F1 इधर हो गया।
अगर अट्रैक्टिव नेचर होता तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते। बस इतनी ही सारी बात पे आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। देखो यहाँ पे F1 हो गया। अब इसी तरह से मान लो अगर F2 निकालना है तो F2 कौन सा फोर्स है? F2 वह फोर्स है जो इस स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में लग रहा है। तो क्या करोगे, K इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब ये चार्ज F2 फोर्स इस पर लगा रहा था, किधर लगेगा? ए भी पॉजिटिव तो जाहिर सी बात है जो F2 फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि अगेन रिपल्सन होगा। रिपल्सन मीन्स अपने से दूर करना, इसलिए अगेन F2 इधर लग गया। एक बात बता दें हम डियर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर कोई भी दो वेक्टर A और B हो और अगर उनके बीच के एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट कितना होता है? √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो अब यहाँ पे जरा समझ लो ना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 60। तो जाहिर सी बात है ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 60। तो अब अगर नेट फोर्स निकालना है तो ये आपका F नेट हो गया। तो नेट फोर्स क्या होगा? अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर लो कि भाई इन दोनों फोर्सेस का मींस इसके ऊपर दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक F1 और F2। तो F1 और F2 का जो वेक्टर सम होगा वही रिजल्टेंट फोर्स को हमें देगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमने F1 पा लिया, हमने यहाँ से F2 पा लिया। अब जरा सोचो तो जो F नेट होगा डियर वो कैसे निकलेगा जरा समझ लो। तो निकालने का तरीका क्या होता है पढ़ ही लिया हम लोगों ने। ये हो जाएगा √F1² प्लस F2² प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos ऑफ 60। अब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में डियर तुम देखोगे कि जो वैल्यू यहाँ पर F1 की है वही वैल्यू F2 की है। अब चूंकि दोनों बराबर हैं तो आप यहाँ पुट कर दो तो F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा? आप देखिए तो F1 कितना है? F1 है KQQ अपॉन a² का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप F2 देखोगे तो वो भी कितना है? KQQ अपॉन a² होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 बराबर है दोनों। तो ये कितना हो गया? KQQ अपॉन a²। इसी प्रकार से F2 क्या हो गया? KQ इंटू Q अपॉन a²। डिस्टेंस cos 60 क्या हो गया? 1/2। ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या कह सकते हो, जो F नेट होगा ये KQQ अपॉन a² √3 के इक्वल होगा। ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर बनता है। आशा करते हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब डियर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इतने दूर में आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक लाइन खींच देते हैं हम और इसके नीचे इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम इन दोनों का आपस में कंपेयर भी कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर भी मान लीजिए कि भाई ईच एंड एवरी साइड इज ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगेन आपको क्या करना है? आपको नेट फोर्स निकालना है इस चार्ज कैपिटल क्यू पे। तो सबसे पहला काम करोगे कि मान लो यह चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है? F1 लगा रहा है। पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है पहले देखेंगे कि उसके ऊपर फोर्स लगाने वाले हैं कितने लोग। तो F1 F2 F3 F4 मान लो और उन फोर्स को निकाल के उनका वेक्टर सम कर दो। बस इतना सा काम करना हम लोगों को। तो देखो क्या करोगे, ये F1। अब जरा सोचो कि F1 फोर्स मान लो ये F1 फोर्स इनके ऊपर लगाते हैं और ये वाले जो Q साहब हैं ये इनके ऊपर F2 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जरा सोचिए F1 क्या है? तो F1 इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस -Q एंड +Q। तो उस F1 की पहला काम तो हम वैल्यू निकालें क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको कैसे निकालोगे? K इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन a²। अब डियर देखो आ गई ना बात। हमने क्या कहा था कि चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करना है और आप देखें हमने यहाँ पे चार्ज का साइन कंसीडर नहीं किया है। बस इस चार्ज के साइन से क्या प्रभाव पड़ेगा तो देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखो ये माइनस है ये प्लस है तो जाहिर सी बात है इनके बीच में जो फोर्स है उस फोर्स का स्वभाव कैसा होगा? तो उस फोर्स का स्वभाव अट्रैक्टिव टाइप हो जाएगा। तो अब ये इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा ना F1 वो इस डायरेक्शन में इधर की तरफ लग जाएगा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मात्र यही डिफरेंस है इस और इस क्वेश्चन में। यहां पर देखो Q था, मैग्नीट्यूड वही लिखा था लेकिन KQQ और अपॉन a² और यहाँ भी हो जाए। बट यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव इसलिए फोर्स इधर लगा था। यहाँ पर ये निगेटिव ये पॉजिटिव तो इस वजह से फोर्स क्या हुआ? इधर लगा है ना। तो अट्रैक्शन मींस अपनी तरफ खींचना। तो ये फोर्स इस प्रकार लगाएगा कि अपनी ओर खींचे इसे। तो ये इसने अपनी ओर की तरफ फोर्स लगा लिया। दूसरी चीज अब
अब हम बात करते हैं F2 का। तो जरा सोचो F2 कौन सा फोर्स है। F2 फोर्स वह है जो ये चार्ज Q इसके ऊपर लगाता है। तो आप ऐसे पहले F2 का डायरेक्शन बना लो। हाँ, यहाँ पर दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि ए भी पॉजिटिव भी पॉजिटिव। तो जो ये F2 होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू क्यू अपॉन क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो गया। लास्ट में एक बात समझते हैं डियर, अब हमें फिर से इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? तो मान लीजिए इनका नेट फोर्स इधर हो गया, बिल्कुल फार्मूला पता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इनके बीच का एंगल जरूरी है। तो ये 60 हो गया और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो गया। तो अब अगर मान लो हमें यहाँ से इनके बीच का नेट फोर्स निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, F2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2F1 F2 cos ऑफ 120 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन वैल्यू को पुट कर देते हैं तो F1 F2 की वैल्यू आप रख लो। F1 की वैल्यू कितनी आई है, उतना ही आई है, क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस F2 भी कितना है, क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 की वैल्यू क्या है, K इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। F2 कितना हो गया, क्यू अपॉन ए स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर cos 120 क्या होता है। ये जो cos 120 है ना, इसकी वैल्यू डियर कितनी होती है, -1/2 हो गया। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो अब देखो यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, K इंटू क्यू एंड होल अपॉन कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब डियर इन दोनों क्वेश्चन को तुम कंपेयर करो, आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ चार्ज का साइन बदल जाने से पूरे कंप्लीट फोर्स की वैल्यू पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। देखो इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ मैंने एक काम किया है, यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू, बाकी सब कुछ सेम है। लेकिन आप देखें डायरेक्शन चेंज हुआ और डायरेक्शन चेंज होकर फाइनली जो नेट फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड में भी क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। तो आशा करते हैं आप पूरी बात समझ रहे होंगे। बस इस बात को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि फोर्स को निकालते समय जब फोर्स का मैग्नीट्यूड आप निकालिए तो कभी भी वहां पर चार्ज का साइन पुट मत करिए। चार्ज का साइन सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, वो आपको उसके डायरेक्शन के, फोर्स के डायरेक्शन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डियर। तो यहाँ पे पार्ट सी में देखो क्या दिया हुआ है। अगेन उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मान लो ये साइड ए है, दिस साइड इज ए, दिस साइड इज आल्सो ए। अब आप सोचो क्या करोगे, यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना। मान लो ये चार्ज कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, F1 फोर्स। यह चार्ज कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, F2 फोर्स। अब देखो हमें बहुत ज्यादा कुछ समझाना नहीं है, बस चीजों को आप देखते जाओ। देखिए F1 किसके किसके बीच का फोर्स है, इसके और इसके बीच का फोर्स है। तो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख लो, F1 विल बी K इंटू 2Q इंटू कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गया F1 की वैल्यू डियर। अब F1 का डायरेक्शन भी निकालना होगा, क्योंकि से वेक्टर क्वांटिटी है। तो F1 का डायरेक्शन इधर हो गया और देखो ये भी क्या हो गया, Q हो गया। तो अब ये वाला इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो जो F2 है उसका देखिए डायरेक्शन तो पहले बन गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगेन रिपल्सन, तो K इंटू क्यू इंटू कैपिटल Q एंड होल अपॉन ए स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब हमें इन दोनों F1 और F2 का क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो डियर इनके बीच के एंगल 60, तो जाहिर सी बात है कि ए भी एंगल कितना हो गया 60। मान लो इनका नेट फोर्स कितना है, F नेट। तो अगर डियर यहाँ से अगर मैं कहूँ कि हमें F नेट निकालना है तो क्या तरीका है, बिल्कुल वो जो हमने फॉर्मूला आपको पैरेललोग्राम लॉ वाला बताया था, वेक्टर एडिशन के लिए आपको वही काम करना होगा। अगेन अगर दो वेक्टर ए और बी हैं, बीच का एंगल थीटा, फॉर्मूला आप जानते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डियर यहाँ पे उसको अप्लाई कर दो, क्योंकि हमें रिजल्टेंट किसका निकालना है, हमें रिजल्टेंट F1 का निकालना, हमें रिजल्टेंट F2 का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, और प्लस ये बात भी मेरे को पता है कि दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो जो नेट फोर्स होगा उसको क्या लिखोगे, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos ऑफ 60 डिग्री। डियर आगे समझते हैं F नेट की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट में आप देखोगे तो क्या लिख सकते हो, K। इसको क्या लिखोगे, देखो F1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, डायरेक्ट लिख लो। तो अगर आप आई एम सॉरी इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। अगर F1 की वैल्यू लिखो तो कितना है, 2K अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर इज देयर। F2 कितना है, K स्मॉल q कैपिटल Q होल स्क्वायर एंड
2 टाइम्स ऑफ F1 की वैल्यू कितनी है 2k क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और F2 कितना है तो k क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझ लो, ये 1/2 हो गया क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। डियर ए 2 और t कैंसिल हो गया 2, तो बेसिकली एफ नेट की वैल्यू क्या होगी। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो। कैसे, देखो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ दिस स्क्वायर होगा, यहाँ पे 1 टाइम्स ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ दिस मच स्क्वायर। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं हम लोग ताकि आपको कैलकुलेशन अच्छे समझ में आ जाए। इसको 2 को 4 कर लो, है ना, स्क्वायर में है, बाकी टर्म को ऐसे रहने दो, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस में बता दो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस इस यहाँ पे जो 2 है ना इसको ऐसे रहने दो, और ये दोनों जो स्क्वायर हैं मिलकर क्या हो जाएंगे के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो फाइनल आंसर आएगा डियर वो हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर √7। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कैसे इस क्वेश्चन को क्या करना हम लोगों को सॉल्व करना है। नाउ डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको ये जो चार्ज कैपिटल क्यू है इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तरीका वही है, सबसे पहले क्या खोजेंगे वो कौन कौन से चार्ज हैं जो इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये इसके ऊपर, अच्छा एक चीज समझ लो, यहाँ पर क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि ये भी साइड ए का है और यह भी साइड ए का है, इस चीज को समझ लेना। एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है यार। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। हमें नेट फोर्स इस क्यू पे निकालना है, तो मान लो कि इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये जो दूसरा है ना इसकी वजह से मान लो कितना फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है। क्या करोगे, देखो ये माइनस क्यू, यह इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। तो F1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, F1 की वैल्यू होगी कि, हाँ अब बात फिर से आ गई ना, चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करना है, उसका सिर्फ एक काम था डायरेक्शन बताना, और वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डियर बता चुका है। देखो ये माइनस है ऊपर लग गया, अगर प्लस होता तो क्या करते फोर्स, तब नीचे लगाते। तो बस जो होना है वो साइन अपना काम कर जा रहा है, वो डायरेक्शन को जब हम डिटरमिन कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे चार्ज अपन का जो साइन है अपना काम कर जा रहा है। ध्यान देते हैं F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर आप F2 की वैल्यू निकालोगे डियर ना, देखो जैसे F1 हो गया, अगर आप F2 निकालोगे तो क्या होगा, F2 एस क्यू और कैपिटल क्यू के बीच का फोर्स है, तो ये हो जाएगा कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अभी एक चीज मैं आपको एक बात और बता दूं डियर कि यहाँ पर आप चाहो, हाँ F2 का डायरेक्शन नहीं बनाया हमने, वो बना लो, इधर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में ये प्लस रिपल्सन फोर्स होगा। एक चीज और समझ लो डियर, यहाँ पर हमने आपको कहा था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ करें तो आप डायरेक्ट क्या किया करो, एफ नेट इधर होगा बीच में, जाहिर सी बात है। तो हमने कहा था अगर परपेंडिकुलर वेक्टर हो, तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल केस आपको बताया था, इससे आपका समय बचेगा और कुछ नहीं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एफ नेट निकालने के लिए अंडर रूट डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, F1 स्क्वायर और प्लस क्या लिख सकते हो, F2 स्क्वायर लिख सकते हो कभी भी। हाँ अगर आपको नहीं याद है तो क्या करेंगे आगे, +2 F1 F2 cos 90 आप लिखोगे ना, तो जो cos 90 है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा ना, तो फिर से बात तो यही पड़ी। तो बस सीधे याद रखोगे अगर कोई भी दो वेक्टर है और परपेंडिकुलर है तो सीधे रिजल्टेंट अंडर रूट क्या कर दोगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कर दो। अब बस ठीक है, F1 पता है मेरे को F2 पता है, तो अगर हम लोगों को यहाँ से F नेट निकालना है तो क्या करेंगे डियर, तो F नेट के लिए ये कितना हो गया, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस F2 भी कितना हो गया, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को मिला के फाइनली सॉल्व कर लो डियर, कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर सकते हो, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2 हो गया। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं आप लोगों को ये भी दोनों सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं।
आगे देखो, नेक्स्ट पार्ट में देखोगे डियर कि यहाँ पर फिर से एक स्क्वायर वाला प्रॉब्लम दिया है। थोड़ा सा लेवल मैंने क्वेश्चन का बढ़ा दिया है, बट इसको समझना होगा तुम्हें। क्या करोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये करना होगा कि मान लो यह साइड ए है, ये साइड, पहले तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक साइड ए का है, क्योंकि यह एक स्क्वायर है। कैसे सॉल्व करोगे, इस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर समझने की आवश्यकता है। इसको समझो, हमें इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। फिर वही काम कि आप सोचो ना कि उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने वाले बाकी कौन कौन से चार्ज हैं, और वो जो फोर्स लगा रहे हैं सबको इंडिविजुअल पहले कंसीडर कर लो। तो मान लो यह कितना फोर्स लगा रहा है, F1 फोर्स लगा रहा है, ये कितना फोर्स लगा रहा है, F2 फोर्स लगा रहा है, और ये जो चार्ज Q है ना, ये कितना फोर्स लगा रहा है, F3 फोर्स लगा रहा है। डियर क्या करोगे, F1 का डायरेक्शन इधर हो गया, क्यों भी, क्योंकि रिपल्सन फोर्स लग रहा है, और इस F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा K इंटू Q अपॉन ए स्क्वायर। सेकेंड थिंग इज दिस F3 का डायरेक्शन इधर हो गया, F3 क्या हो गया, आप सोचो, ये हो जाएगा K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर। थर्ड वन इज देयर, F2 क्या है, ये दिस थिंग इज F2। तो अब ये, अब सोचो, अब F2 वो फोर्स है जो ये चार्ज इसके ऊपर लगा रहा है, किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ध्यान देना इस बात को, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है डियर और यह भी पॉजिटिव है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इस F2 का वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, K इंटू Q होल अपॉन, बट डियर दिस टाइम ये जो दूरी है ना, ये a√2 हो चुका है। तो आप क्या लिख लोगे, a√2 होल स्क्वायर। तो जो F2 हो जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू Q अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें इस यहाँ पर चूंकि तीन वेक्टर हैं F1, F3 और F2, हमको इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। इसके लिए बिल्कुल बचपन का एक फार्मूला है, बचपन से जो एक चीज़ हम पढ़ते हैं उसको समझने की आवश्यकता है। क्या पढ़ते हैं जरा देखो, अगर स्टूडेंट हम तुमसे कहें कि 1 + 2 + 8 निकालो, आप क्या करोगे, कॉमन सेंस लगाओ। आप सबसे पहले 1 और 2 को ऐड करके 3 लिखोगे और कहोगे सर फिर इसमें 8 ऐड कर दो, और फाइनल आंसर हमारा 11 हो गया। तो आपने यहाँ पर यूज क्या किया, आपने इस सेंस का यूज किया है कि पहले 2 को यूज करके 1 बना लो, अब फिर जो आया उसके साथ इसको ऐड करके 11। आप यही काम कर सकते हैं, यही एकमात्र सोचने का तरीका ही है इसका। उसी तरह से यहाँ पे वेक्टर में भी डियर हम लोग यही काम करेंगे। कैसे करेंगे, 3 वेक्टर है ना, F1, F2, F3। सबसे पहले आप किन्हीं 2 वेक्टर को ऐड कर लो, 2 को ऐड करोगे कोई एक वेक्टर आएगा। अब जो आएगा ना उसका रिजल्टेंट आप तीसरे वाले के साथ कर लो। फॉर एग्जाम्पल डियर, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे सबसे पहली बात लिखें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ, सबसे पहले हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3। क्या हो जाएगा जरा समझो, F13, इट इज नॉट F13, बेसिकली ये F13 हमने इसलिए दिया ताकि हम समझ सकें कि F1 और F3 का ही रिजल्टेंट है। क्या हो जाएगा जरा सोचो, ये F1 है, ये F3 है, तो इनके बीच का एंगल 90 और इनका जो रिजल्टेंट है वो हो गया F13। क्या होगा जरा सोचो, तो ये फाइनली इक्वल होगा F1 स्क्वायर और प्लस F3 स्क्वायर के। अब आप क्या लिख सकते हो, F1 की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस Q इंटू Q अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो F13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू Q अपॉन ए स्क्वायर √2। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को, पक्का समझ में आ रही होगी पूरी बात है। तो यहां से जो F13 आया, अभी सिर्फ और सिर्फ इस F1 और F3 का रिजल्टेंट निकला। अब बचा कौन, F2 ना। और इस F13 को हमने डायरेक्शन भी बना करके ये चीज बता दिया कि दरअसल इसका जो F1 और F3 का रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये हो गया। अब हम क्या करेंगे जरा सोचो, अब हमें फाइनल जो है ना, फाइनल फोर्स निकालना। तो फाइनल रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो हम निकाल रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ F13। तो
F13 किसकी जगह पे हो गया, F1 और F3 की जगह पे बचा कौन, मतलब समझ लो ना, F1 F3 मिला के F13 हो गया। अब F13 और कौन है, F2, इनका रिजल्टेंट निकाल लो। तो क्या हो गया, F13 एंड F2। यहाँ पर डायरेक्ट आप ट्रिक लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, देखो आप ये लगा सकते हो कि सर ये F13 और ये F2 ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सर इतना फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, सीधे बताया था मैंने आपको कि अगर दो वेक्टर A और B सेम डायरेक्शन में हो, A प्लस बी, अपोजिट में हो A माइनस बी, 90 डिग्री हो √a² प्लस b², ये 3 स्पेशल ट्रिक तो मैंने आपको बता दिया था, है ना। अब बाकी कोई भी और केस हो तो आप जनरल फॉर्मूला अप्लाई करिए ना, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बट यहाँ पे अच्छी बात तो ये है, और इस पार्टिकुलर में एक बहुत अच्छी बात है कि F13 और F2 एक डायरेक्शन में हो गया, तो F नेट कितना हो गया, F13 प्लस F2 के बराबर हो गया डियर। तो फाइनली ठीक है, आप वैल्यू रख लो, F13 कितना हो गया, KQQ अपॉन a²√2, और F2 देखो कितना आया है, KQQ अपॉन a² इंटू अपॉन में कितना हो गया, 2a²। तो फाइनली इच्छा हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, KQQ अपॉन a² अंडर √2 प्लस 1/2। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अच्छा डियर, एक चीज़ और बता दें हम आपको, जो नेट होगा उसका डायरेक्शन भी इधर होगा, ये भी समझ लो। क्यों, क्योंकि इसका और इसका रिजल्टेंट तो दोनों सेम डायरेक्शन है, तो नेट भी उधर ही मिलेगा। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी एक क्वेश्चन और बाकी, इसको भी सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी हमने ऊपर वाला पार्ट किया है, और देखो इस पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा उसको समझने की आवश्यकता है। एक सेकेंड डियर, देखते हैं। यहां पर इस चार्ज कैपिटल Q पे हमें नेट फोर्स निकालना है। अगेन हम उसी तरीके को फॉलो करेंगे। क्या तरीका है हमारा, तो मान लो इसकी वजह से फोर्स F1 हो गया, हाँ इसकी वजह से फोर्स F2 हो गया, और इसकी वजह से फोर्स कितना लग रहा है, F3। हाँ एक चीज़ जो मैं नहीं बताया उसको भी फिर से समझ लो कि इस साइड A का है ना। चलो अब आप बताओ, ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, नीचे, और ये जो F1 है उस F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, KQQ अपॉन a²। F3 ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, और जो F3 आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, KQQ अपॉन a²। और जो तीसरा है वो ये है कि ये है F2, तो अब F2 का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, कि स्मॉल q कैपिटल Q होल अपॉन। अब ये बताओ कि इस पूरे की दूरी कितनी है, a√2 है ना, a√2 इज द डिस्टेंस बिटवीन -q एंड प्लस कैपिटल Q। तो ये लिख लोगे a√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से F2 कितना हो जाएगा, कि Q इंटू Q अपॉन 2a²। F2 हो गया, F3 हो गया, F1 आ गया। आपको ये तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया और डायरेक्शन मिल गया। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। 3 वेक्टर है, अगेन वही सेम रूल का फॉलो करेंगे। कैसे, पहले किन्हीं 2 का वेक्टर एडिशन, और जो आएगा उसमें तीसरे का वेक्टर एडिशन। एक मात्र यही तरीका है डियर, है ना। तो चलो करते हैं। यहाँ पे कैसे करोगे जरा सोचो। सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला करोगे रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3 क्या हो गया डियर, इट इज F13 किसके इक्वल हो गया, √F1² प्लस F3²। F13 कितना हो जाएगा, √F1 कितना है, तो इट इज KQ इंटू Q अपॉन a² का होल स्क्वायर, प्लस F3 कितना हो गया, KQ इंटू Q अपॉन a² का होल स्क्वायर। तो फाइनली F13 कितना आ रहा है, K इंटू Q अपॉन a² √2 आ रहा है। तो यहां से आपको वैल्यू किसकी मिली, ये रिजल्टेंट किसका है, F1 और F3 का। तो आप ड्रा कर लो यहाँ पे F1 और F3 का रिजल्टेंट क्या हो गया, F13 हो गया। अब आप लास्ट में क्या करोगे जरा सोचो, लास्ट में क्या करें आप, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। लास्ट में नेट रिजल्टेंट है ना, तो
तो नेट नहीं, इसको आप ऐसे लिखें, रिजल्टेंट ऑफ F13 एंड F2 क्या हो गया, F नेट है ना। तो डियर क्या करोगे, देखो F1 और F3 का रिजल्टेंट ये आ गया। अब हमें रिजल्टेंट जो देखो F1 F3 का आया था, तो एक तो ये बचा और एक ये बचा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। याद करो पिछले क्वेश्चन में यही था, बट पिछले में ये था ना कि F13 और F2 दोनों एक डायरेक्शन में आ गए, इसलिए ऐड हो गए थे। और यहाँ पर F13 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो F नेट क्या करोगे, यहाँ से F13 एंड माइनस F2 कर दोगे। बड़े में से छोटा मैग्नीट्यूड वाला जो फोर्स है उसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे डियर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो F नेट की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ जाएगी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2 और माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। तो फाइनली जो एफ नेट आ रहा है वो आपके पास हो गया के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर और इन ब्रैकेट कितना हो गया √2 माइनस 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास नेट फोर्स की वैल्यू आ गई किस पर, इस चार्ट पे। हाँ एक बात और, इस नेट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि हमने बता रखा है कि F13 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा F2 कम है, आप देख भी सकते हैं। तो जो नेट होगा उसका डायरेक्शन भी इधर ही होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बहुत सारे क्वेश्चन किए। आशा करते हैं आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको शेयर करो। और दूसरी चीज़, अगर आप कंप्लीट इन जो भी मैंने पढ़ाया अगर आप इसका PDF नोट्स चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।